हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज का हमारा लेक्चर 14 में है बर्नौलीज थ्योरम। तो स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन अगर आप आराम से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? तो स्टूडेंट बर्नौलीज के अकॉर्डिंग क्या है, कहता है कि अगर हमारे पास वो पाइप हो जिसका रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर? तो अगर उसमें से लिक्विड फ्लो करे तो लिक्विड जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करना चाहिए, एक नंबर। तो दूसरे नंबर वो जो लिक्विड होगा वो आपका नॉन विस्कस, क्लियर, और इनकंप्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। क्लियर? तो जब उसमें से वो लिक्विड फ्लो करेगा तो हमने देखना है कि क्या वहां पे टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो ए वाली साइड और बी वाली साइड क्या है, वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट इसी को अब हम चलते हैं आगे, करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं लिखता हूं इसकी स्टेटमेंट। ओके, तो देखो स्टेटमेंट में देखो, फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा है लिक्विड जो है वो कौन सा आपके पास, नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल। क्लियर है? ओके, अच्छा अब तो वो कहता है कि टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इन स्पेस कांस्टेंट। तो क्या बोल रहा है कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट होगी। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट वो बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो क्या होना चाहिए, इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? अब उसके अकॉर्डिंग जो है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में आपके पास देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर अपॉन रो प्लस 1/2 वी स्क्वायर, प्रेशर अपॉन डेंसिटी प्लस 1/2 वी स्क्वायर और साथ में प्लस आता है आपके पास GH। वो क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो क्या होगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, क्लियर है? अच्छा अब स्टूडेंट, अब इस वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, इस चीज को अब आप देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अब डेरिवेशन को उसको प्रूफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे अच्छा, अब देखो हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास ये एक पाइप है, क्लियर, जिसका रेडियस क्या है, चेंज हो रहा है। तो ये वाला फेस है मेरे पास फेस ए और ये वाला फेस कौन सा है, फेस बी। ओके, अच्छा अब उसके बाद देखो कि हम यहां से सेंटर से ना, इस पॉइंट से हम मानते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राउंड है, क्या, ग्राउंड लेवल। ओके, ये क्या है मेरे पास, एक ग्राउंड लेवल। अच्छा अब पाइप के सेंटर में से अगर हम देखें, इस पॉइंट से देखें, तो मेरे पास यहाँ पे हाइट कितनी आ रही है, h आ रही है। तो यहां से अगर आप देखो इस पॉइंट से, तो मेरे पास जो हाइट आ रही है वो कौन सी है, h2। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर? उसके बाद ये वाले फेस का जो एरिया है वो कितना है, a है। अब जब लिक्विड इसमें से फ्लो करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 होगी। यहां से अगर लिक्विड फ्लो करेगा तब उसका प्रेशर कितना होगा, P1। तो बिल्कुल सेम टू सेम जहां पे आपने A2, V2 और P2 लिख देना है। क्लियर है? तो मैं यहां पे इसको हाईलाइटेड कर देता हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ऑफ फेस A1, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आ रही है आपके पास, V1। ओके, अच्छा अब इसके बाद यहां पे आप देखो प्रेशर कितना आ रहा है, P1, और हाइट यहां पे कितनी आ रही है, H1। तो स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन आपका ए वाला, ओके, ए फेस का है। अगर आप यहाँ पे बी फेस पे देखोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फेस बी वाला जो है उसका यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, A2, वेलोसिटी कितनी होगी, V2, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P2, और हाइट H2। यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब हम स्टूडेंट देखो कि जैसे यहाँ से लिक्विड फ्लो करेगा, तो लिक्विड जब इसमें से फ्लो करेगा तो इस वाले फेस के ऊपर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, क्लियर। अब हम उसको लिखेंगे, तो यहां पे लिखते हैं हम फोर्स एक्टिंग ऑन फेस ए, तो वो हमारे पास किसके इक्वल में आएगी, वो आएगी हमारे पास P1 A1। तो स्टूडेंट ये कैसे करके आया, पहले आप इसको देखो कि आप मुझे बताओ कि जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल में होता है, आपका प्रेशर होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो फोर्स निकाला है, ओके, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो फोर्स की डेफिनेशन आएगी वो आएगी प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है ना, ये चीज आएगी। अच्छा, अब वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम अगर कभी हम यहाँ पे देखेंगे, फेस देखेंगे, फेस ए के ऊपर आपके पास आ गया, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में कि मेरे पास एफ ए जो है वो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे P1 A1। तो बिल्कुल सेम टू सेम अगर कभी मैं यहां से एफ बी निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, P2 A2, ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा भाई, अब उसके बाद देखो कि मान लो लेट अस सपोज दैट ए लिक्विड इज पासिंग थ्रू ए फेस ए, ओके। अच्छा, अब जब लिक्विड जो है इस फेस में से जा रहा है, तो अगर हम कभी देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लिक्विड पर सेकंड वो कितना है आपके पास, तो पहले मैं यहां से डिस्टेंस निकाल लेता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड वो है, वो मैं लिख लेता हूं, लेट अस सपोज मेरे पास क्या है, मैंने लिखा DA। तो DA अगर मैं कभी देखूंगा तो वो मेरे पास कितना आएगा, वेलोसिटी इनटू 1, तो मींस के मेरे पास यहाँ पे DA कितना आ रहा है, V1 आ रहा है, ओके, मेरे पास डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद मेरे पास फोर्स भी आ गई है, तो अगर यहां से मैं DB निकालता हूं तो वो मेरे पास V2 आएगा। अब ये V1 और V2 आपके पास क्या आ रही है, वेलोसिटी है, क्लियर, V1 V2 क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड एट फेस A एंड एट फेस B, ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास फोर्स भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया, तो अब हम यहां से क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, ओके, मींस के वर्क डन कितना हुआ है जब ये लिक्विड जो है इस फेस A में से जाएगा, ओके। तो देखो यहां पे वर्क डन पर सेकेंड ऑन फेस ए, तो इसको मैं लिखता हूं WA, क्लियर। तो जो WA आएगा वो कितना आएगा आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ रहा है, यहां पे इस चीज को देखो, फोर्स मेरे पास आ रही है यहां पे P1 A1, तो DA कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे V1। अब सिमिलरली अगर कभी आप देखो यहाँ पे तो मेरे पास WA जो है वो आ गया यहाँ पे P1 A1 V1। तो अगर यहाँ से आप WB को देखते हो वर्क डन, तो वो मेरे पास आएगा P2 A2 और V2, ठीक। अब ये आ गया मेरे पास क्या है, वर्क डन पर सेकंड आ गया है, कि वर्क डन पर सेकंड का मीन्स है कि यहां से जब लिक्विड जहां से जाएगा, क्लियर, तो ये वर्क डन, अब बात आती है यहाँ पे स्टूडेंट की वर्क डन पर सेकंड जो है ऑन फेस ए कितना है, तो दिस इज ड्यू टू द प्रेशर एनर्जी, क्लियर,
क्योंकि ये वर्क डन कौन कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसकी वजह से ये इसके ऊपर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है यहाँ पे। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब हमारे पास आ गया वर्क डन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे भी आपके पास वर्क डन हो रहा है और यहाँ पे भी आपके पास वर्क डन हो रहा है। क्लियर? ओके, तो अगर कभी हम इसमें से नेट वर्क डन निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेट वर्क डन पर सेकेंड, तो वो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, डेल्टा डब्ल्यू। और जो डेल्टा डब्ल्यू होगा उसको मैं कैसे करके लिखूंगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो अब आप यहां से अगर डब्ल्यू को देखोगे तो कितना आया, P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अब हमें पता है स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग जो है वो हमने पढ़ा था कि आपके पास यहाँ पे A1 B1 जो है वो किसके इक्वल में आता है, आपके पास A2 B2 के इक्वल में आता है। ठीक, अगर अब आप ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हो, इस पॉइंट के ऊपर पुट करोगे तो फिर हमारा जो वर्क डन है ना वो स्टूडेंट ये आ जाएगा P1 माइनस P2, और यहाँ पे आपके पास A1 B1 और A2 B2 तो दोनों क्या है आपके पास इक्वल है, तो उसके हिसाब से फिर हमारे पास यहाँ पे A1 और B1 आएगा। ये हमारे पास आ गया नेट वर्क डन पर सेकेंड ड्यू टू द प्रेशर एनर्जी। ओके, तो इसको रखो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब स्टूडेंट अब आप इस चीज को नोट करो कि ये जो वर्क डन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, प्रेशर एनर्जी की वजह से हुआ है। तो अब ये जो वर्क डन हुआ है ना, ये जो जितना भी वर्क डन है, इस वर्क डन में क्या करना है, दो काम करने हैं। ओके, एक तो इस पाइप में से जब वो लिक्विड फ्लो करेगा तो उस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, चेंज करेगा। ओके, तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इस वर्क डन का कुछ एक पार्ट हम कह सकते हैं जी वन पार्ट है, तो जो वन पार्ट होगा वो क्या करेगा, टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी, टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। ओके, तो जो सेकंड पार्ट होगा, जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा, चेंज द पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट कि वर्क डन पर यूनिट सेकंड जो है ड्यू टू द फ्लूइड, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक तो हो गया आपका टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड एंड द सेकंड वन इज टू चेंज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड। ओके, तो उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो अब हमारे पास अब अगर आप यहां से कभी काइनेटिक एनर्जी निकालो तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल में होगी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी A1। ओके, अच्छा, अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलो तो ये आपके पास आएगा 1/2 m B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। ओके, ये चीज क्लियर है? उसके बाद अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे m की वैल्यू को मैं किस तरह से करके निकाल दूं। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि जब भी फ्लूइड जो है इस फेस में से जाता था, इस A वाले फेस में से जाता था पर सेकंड के लिए वो कितना जाता था, तो वो मैंने यहाँ पे निकाला था ऐसे कि लिक्विड इंट्रिंग पर सेकंड, तो वो कितना निकाला था मैंने यहाँ पर, वो मैंने बताया था A1 B1 रो। ओके, तो A1 B1 रो जो है वो किसके इक्वल में होगा, आपके पास आगे A2 B2 रो के इक्वल में होगा। यहाँ तक ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप कभी इसको देखो, अब मैंने यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा T जो है वो कितना है आपके पास, यहाँ पे 1 सेकंड आता है। अगर मेरे पास ये 1 सेकंड हो तो फिर मेरे पास सीधा सीधा ये डेल्टा M क्या बन जाएगा, मेरे पास यहाँ M बन गया।
तो ये m मेरा किसके इक्वल में आया आपके पास, a1 v1 रो इज इक्वल टू a2 v2 रो के इक्वल। अब स्टूडेंट मैंने सिंपल बच्चों इस वाली वैल्यू को ना, इस m वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख देना है। ओके क्लियर है। तो फिर अब देखो हमारे पास जो डेरिवेशन आएगी उसमें क्या आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डेरिवेशन में आएगा आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वन अपॉन टू एम a1 b1 रो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये चीज आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये क्या है आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके अच्छा, अब हम सेकंड निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर कभी मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो मेरे पास यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या है, mgh है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज निकाल रहा हूं तो फिर मेरे पास यहाँ पे H2 माइनस H1 होना चाहिए। यहां तक ये चीज क्लियर है। अब सिंपली यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा u जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे a1 v1 रो g H2 माइनस H1 का। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके अच्छा, अब स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था आपके पास, कि जितना भी आपके पास जो टोटल वर्क डन आया था पर सेकंड जो है वो किसके इक्वल में आया है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल में आया था। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इस वाली इक्वेशन को इन दोनों के बराबर में करना है, इक्वल में करना है। क्लियर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग्स टू वर्क एनर्जी अकॉर्डिंग्स टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो जो डबल जो वर्क डन है वो किसके इक्वल में आ रहा है आपके पास, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब यहां पे वैल्यू लिखो, अब यहां पे डेल्टा डबल जू की कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ P1 माइनस P2 अपान यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की देखो कितनी आ रही है यहाँ पे 1/2 A1 V1 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अच्छा उसके बाद आपके पास आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे देखो कितना आ रहा है आपके पास, A1 V1 रो G H2 माइनस H1। ठीक है ओके। अच्छा अब देखो यहां पे क्या है आपके पास, A1 V1 यहां से, A1 V1 यहां से और इस साइड से, तीनों से कॉमन कट जाएगा। ओके अब हमारे पास जो बच गया है वो बच गया यहां पे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। यहां तक क्लियर। अच्छा अब देखो यहां पे, अब हमने क्या करना है, यहां पे इस वाली साइड में पॉजिटिव टर्म्स रखनी है, तो पॉजिटिव टर्म मेरे पास कौन कौन सी है, एक P1 है, दूसरी अगर प्लस में आएगी तो ये माइनस वाली टर्म जब इस साइड आएगी तो आपके पास प्लस में बनेगी 1/2 रो P1 का स्क्वायर प्लस यहां पे देखो रो G H1, तो इस साइड आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G H2। ओके अच्छा अब स्टूडेंट यहां पे क्या करते हैं, हम इन दोनों साइड में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किसको, डिवाइडिंग रो टू बोथ साइड। ओके तो देखो यहां पे P1 रो
अब यहाँ पे अगर मैं रो को यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ रहेगा 1/2 V1 का स्क्वायर। अगर यहाँ से रो को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ सिंपल क्या रह जाएगा GH1। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही लिखो, रो प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस रो को कैंसिल किया तो आपके पास GH2। ओके, ये चीज देखो। अब स्टूडेंट ये टर्म भी आपके पास इक्वल में आ रही है, ये टर्म भी इक्वल में आ रही है, तो इसका मीनिंग ये है कि आपके पास यहाँ पे सम टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू सम एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स यस कि ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो यहाँ पे कोई एक टर्म ऐसी नहीं होगी जो कांस्टेंट के बराबर आएगी, मतलब ये टर्म भी इक्वल आ रही है, ये भी आ रही है। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे इस पॉइंट पे लेते हैं, अगर मान लो आपके पास यहाँ पे C3 होता, यहाँ पे C, ये D पॉइंट होता, तो ये टर्म आगे आगे जाती है, पूरी की पूरी टर्म क्या रहनी थी आपकी, कांस्टेंट टर्म रहनी थी। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि जनरल फॉर्म इसकी P रो प्लस 1/2 V का स्क्वायर प्लस GH जो है वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ओके, तो ये है आपके पास क्या, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, तो यहां तक स्टूडेंट ये चीज समझ आ गई कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट मान लो अगर कभी हम फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि इफ द फ्लूइड इज फ्लोइंग इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब। ओके, अगर मान लो कि ये जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड है यहाँ पे इज फ्लोइंग इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, तो अगर ये ट्यूब में से फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहां से भी इसका यहाँ पे क्या नहीं निकलेगा आपका H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर कभी हम देखें यहाँ पे H है तो H आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो उस केस में क्या आ रहा है कि आपके पास ये वाली टर्म है ना, जो ये वाली टर्म, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 होने से पहले अब आप ये चीज देखो कि ग्रेविटी जो है ना वो एक्ट करेगी। तो इससे बेहतर है कि हम इस G को पहले हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। तो पहले देखो इस टर्म को, अगर आपके पास यहाँ पे P/ρg, एक तो ये टर्म आ गई, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है 1/2 V/g, तो थर्ड टर्म जो है वो तो आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो इस इक्वल टू वो किसके इक्वल में आ जाएगी आपके पास, कांस्टेंट के इक्वल में आ जाएगी। ओके, ये चीज देखिए। तो स्टूडेंट, तो ये था आपके पास बर्नौलीज थ्योरम। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ओके, तो स्टूडेंट मैं इसको दोबारा से रिवाइंड कर देता हूँ कि हमारे पास एक पाइप है जिसका रेडियस जो है वो क्या है, वेरिंग कर रहा है। ओके, तो लेट अस सपोज दैट कि अगर उसमें से एक स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। ओके, और वो जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक तो नॉन विस्कस है और दूसरा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। तो अगर वो वहां से फ्लो करेगा तो हमने देखना है कि पार्ट ए में, फेस ए वाली साइड में टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, क्लियर, ए वाली साइड और बी वाली साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।